बिहेवियर की वजह से। अगर आपको कभी भी नहीं पता कि आपको ग्रुप से क्यों रिमूव किया गया है, तो आपको जिंदगी में कभी पता चलना कि आपको मैंने ग्रुप से क्यों निकाला है। पहले किसी की बदतमीजी की वजह से मैंने ग्रुप डिलीट कराया था। अब मैंने ग्रुप से निकाल देना घर में। अगर आपको कभी भी नहीं पता कि मुझे क्यों निकाला, तो जब आपको चलेगा पता आपको क्यों निकाला था, हम बता देंगे हम आपको। R1 की क्लास 3 घंटे की। R1 3 घंटे हो गए, 3.25 घंटे का होगा, जिसमें 2 ब्रेक्स होंगी। जिसमें से पहले 1 घंटे में मैं पूरा समराइज वे में स्टैंडर्ड डिस्कस करूंगा और 3 पास्ट पेपर्स। और टेक्स्ट का भी सॉर्ट ऑफ यही है। टेक्स्ट में भी अगर क्लास 3 घंटे की होगी तो पहले 1 घंटे में पूरा वो चैप्टर रिवाइज, और अगले 2 घंटे में पास्ट पेपर्स, बीच में ब्रेक होंगी। दोनों बंदे निकालेंगे भाई, दोनों बंदे निकालेंगे। और इन क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स भी होंगे जो यूट्यूब के ऊपर और आपके एलएमएस के ऊपर पब्लिकली अवेलेबल कर दूंगा, ताकि किसी बच्चे का नुकसान ना हो। बट आई सजेस्ट कि इनको लाइव ही लीजिएगा। 10-15 दिन अगर आप लाइव बैठ जाओगे, अपनी रूटीन सेट कर लोगे, क्यामत ही आ जाएगी, पेपर पास हो जाएगा। बट आई स्टार्ट आई प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग्स। बट रिकॉर्डिंग्स डिले होंगी, मैं ये पहले बता देता हूँ। अगर 30 तारीख को क्लास हुई है तो उसकी रिकॉर्डिंग माइट भी 2 तारीख को अवेलेबल हो, इतना टाइम मेरे पास नहीं होगा। सर ये नेकी भी आप गले ही ना पड़ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है मेरे गले पड़नी है, और गले पड़ चुकी है ऑलरेडी। मेरे पास एक ईमेल पड़ी हुई है, मैं शेयर करने वाला है लेकिन मैं शेयर करूंगा नहीं, बिकॉज वो कॉन्फिडेंशियल है। ये मेरे गले पड़ चुकी है पहले। और कुछ। हाँ, इस एक्टिविटी से पेपर आपका पास हो जाएगा। ये जो इतने बदतमीज हुए हैं ना, इतने जो बदतमीज हुए हैं, इनको तब एहसास होना जब ये आई कैप हॉल में बैठे होंगे, जब इनको मेरी बातें याद आ रही होंगी, तब इनको एहसास होगा। भाई रिवीजन सेशन पूरी दुनिया के लिए होगा, जो मर्जी ज्वाइन कर, जिसे मर्जी पढ़ रहे हैं। मैंने कौन सा आपके माथे पे देखना है कि आप किससे पढ़ के आए हैं? मैंने तो हर एक के लिए कराना है। और मजे की बात बताऊं, मजे की बात बताऊं, जिनको मैं मुयस्सर नहीं हूं ना, उनको वैल्यू का पता है। जिनको मुयस्सर हूं ना, उनको मेरी भी वैल्यू की पता ही नहीं लग रहा। आपके लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर है, उनसे पूछें जो स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरा इनबॉक्स भरा होता है रोज के सारे, प्लीज हेल्प कर दें, ये वो एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स। और मैं डेली बेसिस पे जितनी मेरी ह्यूमन कैपेसिटी में पॉसिबल चीजें हैं, मैं इनको प्रोवाइड कर रहा हूँ। एज ऑफ टुडे, आज के दिन, मैंने पिछले 3 दिनों में 80+ स्टूडेंट्स को फ्री एक्सेस दी है, अपनी कॉस्ट पे। और अभी वही बच्चे होंगे जो फ्री में बैठे हैं, एंड वे मुझे गालियां निकाल रहे होंगे। नेक्स्ट वीकेंड नहीं, उससे अगले वीक से। नेक्स्ट वीक पे तो मैंने सिलेबस मुका देना आपका। यार मेरे चैनल के थोड़े से सब्सक्राइबर रह गए, 1000 कर दो, मैं मोनेटाइजेशन अपनी ऑन करूँ। 1000 ही कर दो। इसी चैनल के ऊपर तमाम ये सेशंस वगैरह होंगे, अपलोडेड होंगे। पास्ट पेपर्स जो अभी फिजिकल क्लासेस के पास्ट पेपर्स जो है ना, वो मैं सारे यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। जिसने लेने हो वो ले सकते हैं। जैसे अभी जो अपलोड हुए इसमें 4 न्यूमेरिकल्स हैं जो मैंने परसों कराए थे। ठीक है जी, हम शुरू करते हैं।
बाकी बातें एंड पे कर लेंगे, वरना फिर यहाँ पे आकिब ने ईमेल कर देनी है कि आज मेरे 25 मिनट ज़ाया हो गए हैं, मैंने कुछ सुना भी नहीं समझा भी नहीं। कल हम कैश की बात कर रहे थे कि पेमेंट कैश में अलाउ होती है, हमने बात की थी, और हमने इसका रूल भी पढ़ लिया था कि वो पेमेंट्स जो हैं उसे क्लेम करने का क्या तरीकेकार है, वो हमने देख लिया था। रूल क्या था हमारा? व्हाट वाज द रूल? कि 25,000 तक की पेमेंट जो है आप कैश में कर सकते हैं, ये आपको क्या है, अलाउ है। यही रूल था। यही रूल था ना कि 25,000 तक की पेमेंट जो है आप कैश में कर सकते हैं, ये क्या है, आपको अलाउड है। और अगर 25,000 से ऊपर की पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपने कोई ऐसा अकाउंट मेंटेन किया है जिसका एग्रीगेट बैलेंस जो है वो 2.5 लाख तक है, तो उसमें भी आपको जो चीजें हैं वो क्लेम हो सकती हैं। याद है? आपके सामने ये सवाल लिखा हुआ है। अच्छा, 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 मजे की बात, अभी थोड़े से चैट बॉक्स में बात कर रहे थे कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ से करेंगे, ये करेंगे। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि जो डेली बेसिस पे लेक्चर्स में एग्जांपल्स इन्वॉल्व है ना, ये पास्ट पेपर्स ही है। पास्ट पेपर से एग्जांपल उठा के इनका थोड़ा बहुत नाम वगैरह चेंज करके मैंने बीच में लिखी हुई है। जब आप पास्ट पेपर पे जाएंगे ना, करवा रहा हूँ तब आपको होना है अंदाजा कि ये तो हमने उस स्लाइड में पढ़ा था। जैसे हानिया आमिर और वासिम अजहर वाली कहानी पढ़ रहे थे कैपिटल गेन में, वही पास्ट पेपर का सवाल किया हमने। तो पास्ट पेपर मैंने बीच में आपको साथ साथ करवा दिए हुए, आपको फिलर नहीं आने दिया, बर्डन नहीं होने दिया ना। लेकिन वो कहते हैं ना, वो भी जो कह रहा था, अच्छा होना बुरा होता है बंदे के लिए, वही हुआ है मेरे साथ। इस सवाल को जल्दी से रीड करें, जल्दी से रीड, मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए अभी इसी वक्त। जस्ट ब्रिंग आउट योर कॉपीज, अपने पेपर्स निकालें, इसको सॉल्व करें अभी इसी वक्त, मुझे व्हाट्सएप करें। आपके पास 5 मिनट है, इधर अजान हो रही है। 5 मिनट में आप सब कितने बच्चे हैं? 48 स्टूडेंट्स हैं। आप सब ने अपने ग्रुप्स में जल्दी से इसको सॉल्व करके भेजना है। हरी अप, एक्सपेंस का नाम लिखें, आगे बताएं ये अलाउड है कि नहीं अलाउड, जल्दी से करें। यू हैव ओनली 5 मिनट्स।
जी जनाब। तकरीबन सबके मैंने सोल्यूशन देख ली हैं और सिर्फ यही बताना था कि डिसअलाउ है कि नहीं है, उसको हमने देखना था। अब देखिए उसने क्या कहा है। उसने कहा है कि ये पेमेंट्स जो हैं ये अदरवाइज देन क्रॉस चेक हुई हैं, मतलब कैश में पेमेंट्स की गई हैं और हमने बताना है कि क्या ये हमें अलाउ होंगी। अब रेंट पे किया है ऑफिस प्रेमिसेस का 7,20,000 का। अब ये रेंट एनुअल अकाउंट में भी कितने का है, अगर उसको एज्यूम कर लें, आप पर मंथ भी इसको एज्यूम कर लें, तो ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है, ये वायलेशन है। अगर आपने रेंट पे किया है, कैश में पे किया है, ये डिसअलाउ है, आप इसे क्लेम नहीं कर सकते। उसके अलावा एयर टिकट्स परचेज की हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, हमने कल पढ़ा था ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो है वो आप कैश में पे कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम देख रहे थे कि जो ट्रैवल फेयर है ये आप कैश में पे कर सकते हैं, बट उसके लिए लाजमी था कि वो ट्रैवल फेयर आपके ऑफिशियल पर्पस के लिए होना चाहिए। अगर आपका वो ट्रैवल फेयर जो है वो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए था, फिर तो क्लेम नहीं हो सकता। अगर ये ऑफिशियल पर्पस के लिए टिकट परचेज की गई है, ऑफिस के काम के बंदे को भेजना था, फिर ये क्लेमेबल है। फिर आप अली को आपने पेमेंट की है 1 महीने की सैलरी 1.25 लाख रुपए, तो आप वन टाइम पेमेंट तो 25,000 से ऊपर कैश में नहीं कर सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपको डिसअलाउ हो जाएगा। उसके बाद बिल पेड फॉर रिपेयर ऑफ कार, गाड़ी की रिपेयर कराई है, उसका बिल पे किया 4,20,000। अब ये जो बिल पे किया है ये वन टाइम एक्सपेंडिचर तो है, लेकिन वन टाइम एक्सपेंडिचर आपका काफी हाई है और ये भी आपका क्लेमेबल नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, आपको डिस अलाउ हो जाएगा। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, ये सारे सारे कैश में अलाउ है। टेलीफोन बिल ये भी अलाउ हो जाएगा। प्रोफेशनल टैक्सेस हमने पढ़ा था ये जितने भी कैश में पे किए जाएं अलाउ हो जाएंगे। ऑडिट फी जो है वो प्रोफेशनल या स्टेट्यूटरी फी नहीं होती, अगर ये आपने कैश में पे की है तो ये आपको डिसअलाउ हो जाएगी। कंसल्टेंट को पे किया, ये भी आपका ऑफिस एक्सपेंस है, ये भी आपने 3.5 लाख की पेमेंट कर दी है, तो ये भी क्या हो जाएगी, आपको डिसअलाउ हो जाएगी। तो इसका मतलब चंद एक्सपेंसेस हमें अलाउ है और चंद एक्सपेंसेस हमें अलाउ नहीं हो रहे। इज दैट क्लियर? टिकट अगर आपके ऑफिशियल पर्पस के लिए दी जा रही है धन तो अलाउ है, अदरवाइज नहीं अलाउ। उसके बाद ये हमने पॉइंट पढ़ ली है कि अगर आपने किसी को सैलरी पे करनी है तो आप कैश बेस्ड सैलरी जो है वो भी क्या कर सकते हैं, 25,000 तक ही पे कर सकते हैं। 25,000 से ऊपर की अगर आप सैलरी पे करेंगे तो वो आपको क्या हो जाएगी, वो आपको डिसअलाउ हो जाएगी, आप कैश में पे नहीं कर सकते। उसके अलावा कोई भी एक्सपेंडिचर्स जो कैपिटल नेचर के होंगे वो हमेशा कैपिटलाइज होते हैं, उन्हें आप कभी भी एक्सपेंस आउट नहीं कर सकते। ये भी हमने पॉइंट पढ़ लिया था, कल हम डिस्कस कर रहे थे।
उसके अलावा जितने भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर हैं, कौन मैन्युफैक्चरर, दवाइयां बनाने वाली कंपनी जो मेडिसिन बना रही हैं, आपको पता है ये सेल्स प्रमोशन में, एडवर्टीजमेंट में और पब्लिसिटी में क्या कर सकते हैं, बड़े ज़्यादा एक्सपेंसेस अपने कर रहे होते हैं। तो इनको भी हमने क्या किया, इनको भी हमने लिमिट कर दी है कि अगर तुमने अपनी एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन वगैरह पे एक्सपेंडिचर्स वगैरह करने हैं तो मैक्सिमम तुम कितने कर सकते हो, मैक्सिमम तुम एक्सपेंडिचर जो है वो अपने टर्नओवर के 10% तक ही कर सकते हो। मैक्सिमम अपने टर्नओवर के 10% तक ही कर सकते हो, उससे ज़्यादा के एक्सपेंडिचर जो हैं तुम नहीं कर सकते। अगर आप उससे ज़्यादा के एक्सपेंडिचर्स करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, आपको डिसअलाउ हो जाएंगे, आप उन्हें कभी भी क्लेम नहीं कर सकेंगे। जैसे फाइजर फार्मा मैन्युफैक्चरर है, ये दवाइयाँ बना रहे हैं, इनका टर्नओवर इस साल का था 20 मिलियन का, उन्होंने सेल्स प्रमोशन की है 5 मिलियन की। अब इन्होंने प्रमोशन पे 5 मिलियन खर्चा किए हैं, हालांकि इनको टर्नओवर का मैक्सिमम 10% तक अलाउ है। इट मीन्स 2 मिलियन तक के एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते थे, इन्होंने कितने किए हैं, 5 मिलियन के किए हैं, तो कितने डिसअलाउ हो जाएंगे, 3 मिलियन के एक्सपेंसेस जो हैं वो इन्हें डिसअलाउ हो जाएंगे कि ये वापस क्या कर दिए रहेंगे, आपकी इनकम में ऐड बैक कर दिए रहेंगे कि यू कांट क्लेम दीज एक्सपेंडिचर्स, ये आपको अलाउ नहीं है। फर्दर क्लिनिक्स एक ट्रेडर है, उसका टर्नओवर जो है वो 20 मिलियन का था, उसने सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस किए हैं 5 मिलियन के। अब ये ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये रूल किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर के लिए है जो दवाइयां बना रहा है। क्योंकि इसके लिए रूल नहीं है तो इस तो कोई किसी किस्म की चीज डिसअलाउ नहीं होगी। उसके अलावा कैटरीना टेक्सटाइल, ये तो टेक्सटाइल फर्म है, ये तो रूल इसके लिए है ही नहीं, जितने मर्जी इन्होंने प्रमोशन पे एक्सपेंसेस किए हों इनको सारे के सारे अलाउ हो जाएंगे, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इनको डिसअलाउ की जाए। उसके अलावा बिल्स वगैरह जो हैं वो आप पे कर सकते हैं, आप कैश में भी बिल्स पे हो सकते हैं, एक सर्टेन लिमिट है, अभी वो लिमिट हमें बताई नहीं है, जब वो लिमिट बता देंगे तो उस लिमिट से ऊपर अगर कैश के बिल होंगे तो वो आप क्लेम नहीं कर सकेंगे, बट अभी हमें उस लिमिट का नहीं पता। उसके अलावा कोई भी बंदा ऐसा जिसको एफबीआर ने कहा था कि तुमने क्या करना है, तुमने अपने कंप्यूटर को इंटीग्रेट कर देना, तुमने अपने कंप्यूटर को इंटीग्रेट कर देना है इसके साथ, एफबीआर कंप्यूटर के साथ, ताकि हमें पता चले तुम्हारी सेल्स कितनी है कितनी नहीं है, रियल टाइम प्रोसेसिंग जो है वो क्या हो रही हो, तुम्हारी शो हो रही हो। अगर वो बंदा इंटीग्रेट नहीं करता, अगर वो बंदा इंटीग्रेट नहीं करता तो फिर क्या होगा, 8% तक जो उसके एक्सपेंडिचर्स होंगे वो डिसअलाउ हो जाएंगे, कहेंगे भजन क्योंकि आपने नहीं किया, आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं लगाई, हमने तो कहा था। तो 8% तक जो भी टोटल एक्सपेंसेस वो क्लेम करने जाएगा उसका 8% तक क्या कर दिया रहेगा, डिसअलाउ कर दिया रहेगा, कहेंगे जी चूंकि आपको पेनल्टी के तौर पे हम क्या कर रहे हैं, आपके एक्सपेंसेस डिसअलाउ कर रहे हैं, अपना कंप्यूटर लाएं, हमारे कंप्यूटर से उसको इंटीग्रेट करें, अपना पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाएं, तो आप सारे एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज अप टू 8% जो है वो एक्सपेंसेस आपको डिसअलाउ कर दिए जाएंगे। उसके अलावा एफबीआर ने ना इस चीज को लिमिट किया हुआ है कि यार जब आप सेल्स वगैरह कर रहे हैं, जब आप सेल्स वगैरह कर रहे हैं तो दो तरह के लोग हैं आपके पास जो सेल्स टैक्स में इन्वॉल्व होते हैं। जो आपका सेल्स टैक्स है इसमें दो तरह के लोग इन्वॉल्व हैं, एक वो हैं जो रजिस्टर्ड है और दूसरे वो हैं जो अनरजिस्टर्ड है। कहते हैं जी रजिस्टर्ड लोगों को जितनी मर्जी की सेल्स करो हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं इनको सेल्स पे क्या किया जा रहा है, इनको सेल्स के ऊपर लिमिट किया जा रहा है, इनको सेल्स के ऊपर रोका जा रहा है कि यार नहीं, तुम मैक्सिमम इनको इतनी सेल्स करोगे, अगर तुम उससे ज्यादा सेल्स कर दोगे तो फिर क्या किए जाएंगे, जो तुम एक्सपेंसेस क्लेम करने चाहोगे वो आपको क्या हो जाएंगे, डिसअलाउ हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं एक मिस्टर पावा है, उसने ये अपने बिजनेस की आपको डिटेल्स दी हैं, उसकी टोटल सेल्स जो है वो 7,30,000 की हैं, उसके एक्सपेंसेस जो है वो तो 2,30,000 के हैं और नेट प्रॉफिट जो है वो 500 है। कहता जी इस सेल्स में जो 730 की है इसमें उसने 140 मिलियन की सेल्स की हैं मिस्टर लावा को, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जो रजिस्टर्ड नहीं हुआ,
और 90 मिलियन की सेल्स की है मिस्टर खिलाड़ी को, जो क्या है अंडर सेल्स टैक्स में अनरजिस्टर्ड है। ये उसको हमने पकड़ा, हमें लग गया पता कि भाई इस 730 मिलियन में ना इस तरह की चीजें जो हैं वो शामिल हैं कि ये काम जो है वो इस तरह का है और ये काम इस तरह का है। अब हमने क्या करनी है, अब हमने इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब चूंकि हम इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या करनी पड़ेगी, ये रूल देखना पड़ेगा। अब ये रूल देखते हैं, इसमें हमने देखना है कि सेलर हमारे पास कौन है, कौन बंदा ऐसा है जो बेचने वाला है, जिसको बेचा जा रहा है। रिमेंबर, अगर कोई भी ऐसा बंदा है जो अनरजिस्टर्ड था, जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हुआ था, अगर आप उसको सेल कर रहे हैं, आप उसको बेच रहे हैं और उसकी टोटल सेल्स 100 मिलियन से ज्यादा की हैं, तो फिर आपको क्या होंगे, एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होंगे। अब इसको सेल्स जो है वो 100 मिलियन से ऊपर की हो रही हैं, इसको सेल्स जो है 100 मिलियन से कम की हो रही हैं, तो इसके केस में नथिंग विल बी डिसअलाउड, कोई चीज उसको डिसअलाउ नहीं होगी। इसके केस में क्या हो जाएगी, उसको चीजें जो हैं वो डिसअलाउ हो जाएंगी। अब वो डिसअलाउ कैसे होंगी, उसमें हम देखेंगे कि डिसअलाउ करने के लिए हम इसके एक्सपेंडिचर्स को प्रोपोर्शनेट करेंगे। हम क्या देखेंगे, हम 10% ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स लेंगे। एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितने हैं, 2,30,000। 2,30,000 का हम लेंगे 10% और हम करेंगे इसको प्रोपोर्शनेट। अब प्रोपोर्शनेट कैसे करेंगे, हम टोटल एक्सपेंडिचर्स ए डिवाइड बाय बी टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय सी करेंगे। अब यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, 2,30,000 है। बी कितना आ रहा है हमारा, 7,30,000 है। हमने से कितने की सेल्स की हैं, हमने इसको 140 की सेल्स की हैं। इसको जरा प्रोपोर्शनल करके बताएं क्या जवाब आता है। इसका जवाब आ रहा है 23 मिलियन। इसका जवाब कितना आ रहा है, 44। 44 कर लेते हैं राउंड ऑफ। तो हम क्या करेंगे, हम ये दोनों कैलकुलेट करेंगे, 10% और ये प्रोपोर्शनल करने के बाद जो इसमें से लोअर होगा, लोअर कितना है 23, तो 23 क्या हो जाएगा, इसको डिसअलाउ हो जाएगा, हम ऐड बैक कर देंगे। मतलब जब हम इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस निकाल रहे होंगे तो इसका प्रॉफिट था 500 मिलियन, इस 500 मिलियन में 23 ऐड बैक करेंगे तो इसका कितना प्रॉफिट बन जाएगा, 523 बन जाएगा। फिर इस पे हम 523 के मुताबिक क्या कर रहे होंगे, टैक्स ले रहे होंगे। बिकॉज इसने कम नॉन कंप्लायंस की है, हमने कहा था कि आप अनरजिस्टर्ड बंदे को 100 मिलियन से ऊपर की सेल्स नहीं कर सकते। इसने अगर 100 मिलियन से ऊपर की सेल्स की हैं तो हमने एक्सपेंसेस को प्रोपोर्शनेट के करके क्या कर दिया, डिसअलाउ कर दिया है कि अब आप इन एक्सपेंसेस को क्लेम नहीं कर सकते। इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो ये रूल है, ये कहता है जी कोई भी एक्सपेंडिचर जो आप एट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर्सन को जो सेल्स टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम आपको क्या कर देंगे, डिसअलाउ कर देंगे। अब डिसअलाउ करने का असूल क्या होगा, इस फॉर्मूले के तहत हम डिसअलाउ करेंगे ए बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। ए होगा कि टोटल डिडक्शंस कितनी है, बी होगा टोटल टर्नओवर कितना है, और सी में हम क्या लेंगे कि 100 मिलियन से ऊपर की पर पर्सन जितनी सेल्स की हैं वो लेंगे। तो यहाँ पे हमने सेल्स की थी 140 की, तो सी वहां पे लिख लिया। तो ए डिवाइड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, भी जो भी आंसर आएगा इसको हम कंपेयर करेंगे 10% ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स जो हमारे हुए हैं। जो लोअर अमाउंट होगी वो हम क्या कर लेंगे, क्लेम कर लेंगे। तो हमने वही काम किया, हमने इनका 10% लिया और इस फॉर्मूले को हमने सॉल्व किया। जो लोअर अमाउंट आई वो 23 थी, ये हमें डिसअलाउ है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इनकम में ऐड बैक हो जाएंगे। सो ये हमारा सेक्शन नंबर 21 जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपने अपने माइंड में रखने हैं कि आपने जब भी देखना है, आपने देखना है कि जिस अमाउंट के बारे में आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं क्या वो अलाउड है या नहीं है। या आपके माइंड में रूल क्या होने चाहिए, क्या ये सेक्शन 21 के तहत डिसअलाउ है या नहीं है।
अब वो कौन से नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स हैं जो एग्जाम में गिवन होते हैं जो आपको डिसअलाउ होते हैं, जैसे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन, अकाउंटिंग लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस। ये हमेशा क्या करने हैं, या आपने ऐड बैक करने हैं। अकाउंटेंट ने तो लेस किए होंगे, आपने ऐड बैक करने हैं। अगर आपने कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया है तो अकाउंटेंट ने लेस किया होगा, आपने लेस नहीं करना, आप क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज वगैरह को दिया हुआ है ट्रांसफार्मर लगाने के लिए, मीटर लगाने के लिए, ये भी आपको अलाउ नहीं होगा, इसे भी आप क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। उसके अलावा जो भी डोनेशन होती है, अब देखिए डोनेशन आप एक्सपेंस के तौर पर क्लेम नहीं कर सकते, उसके ऊपर क्या मिलेगा, आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अगर आपने कोई डोनेशन वगैरह की है तो वो आप ऐड बैक कर देंगे, और उसके ऊपर आप किसी किस्म का एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते, आप रिबेट क्लेम करेंगे, तो ये भी हो जाएगा। उसके अलावा चैरिटी या ज़कात आपने खुद पे की है, पुअर्स को, बैगर्स को, फैमिलीज को, तो ये भी आप क्लेम नहीं करेंगे, ये भी आपका ऐड बैक होगा। उसके अलावा आपने कोई टेंजिबल एसेट्स खरीदे हैं या इनटेंजिबल एसेट्स खरीदे हैं तो आप उन्हें कभी भी एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे, आप बल्कि उनके डिप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन जो है वो चार्ज कर रहे होंगे। उसके अलावा जितने भी आपके प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स होंगे वो भी एक्सपेंस आउट नहीं होंगे, ये हम परसों मंडे को बात कर रहे होंगे क्या होते हैं, और ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, इसकी डिप्रिसिएशन अलाउ होगी। उसके अलावा जितनी भी प्रोविजंस होंगी, जितनी भी प्रोविजंस क्रिएट की होंगी, इन्वेंट्री की, स्टॉक की, जिसकी मर्जी प्रोविजन क्रिएट करा लें, वो सारी क्या हो जाएगी, हमें ऐड बैक हो जाएगी, हमें प्रोविजन भी एक्सपेंसेस क्लेम नहीं हो सकते। तो ये कुछ चीजें जो है वो क्या रखनी है, आपने अपने माइंड में रखनी है जब आप सवाल सॉल्व कर रहे होंगे। अब इसको अगर समराइज फॉर्म में हम लेके चलना चाहें तो आपके पास अकाउंटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, या आपके पास अकाउंटिंग प्रॉफिट है। जो जो चीजें सेक्शन 21 के तहत डिसअलाउ है वो आपने क्या करती जानी है, वो आपने इस प्रॉफिट में ऐड बैक करते जाने। जो अभी हमने पढ़े हैं, जो आप टैक्सेस वगैरह पे कर रहे हैं प्रॉफिट्स के ऊपर, ये तमाम जो हमने रूल्स पढ़े हैं, आप उसे क्या करेंगे, आप उन्हें ऐड बैक करेंगे। ऐड बैक करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास रिवाइज प्रॉफिट आ जाएगा, कितना कितना नहीं। तो जो हमने डिटेल्स पढ़ी हैं ये रूल्स के समझाने की हद तक थी। ये समरी शीट आपके पास जब अवेलेबल हो जाएगी, उस समरी शीट में बस आपने सामने समरी रख लेनी है, बिजनेस का न्यूमेरिकल रख लेना है। बिजनेस का न्यूमेरिकल जो है वो 100% क्या हो जाएगा, इसमें से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस का सबसे बड़ा एरिया जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, सेक्शन नंबर 21। कल हम इसमें से सेक्शन जो हमारे स्पेशल एक्सपेंडिचर्स जो है कल हम वो डिस्कस कर लेंगे। फिर मंडे को हम डेप्रिसिएशन करके और ट्यूसडे को हम इनकम फ्रॉम बिजनेस वाइंड अप कर देंगे। बिजनेस वाइंड अप हो गया तो एओपी भी बीच में से हम एडजस्टमेंट कर सके हैं। 1 डे फॉर एओपी है, बिकॉज एओपी का सिर्फ आपको फॉर्मेट दिखाना है कि वो किस तरह सॉल्व होती है, और 1 डे फॉर लॉसेज है। तो ये भी इंशाल्लाह आपके अगले वीकेंड तक मैंने सिलेबस को खत्म करवा देना है। ठीक है, कल मिलते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे स्पेशल एक्सपेंडिचर्स को। उसके बाद ट्यूसडे को हमारा बिजनेस वाइंड अप होगा। 5-6 डे में रिटर्न असेसमेंट अपील आपकी अवेलेबल हो जाएगी, उसको फिर आपने वहां पे करना होगा, देखना होगा। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।